नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज फ्राइडे और थोड़ी आंकड़ों की बात और आने वाले इलेक्शन की बात। देखिए, सबसे दिलचस्प जो इलेक्शन इस वर्ष विधानसभा का होने वाला है उसमें गुजरात और हिमाचल प्रदेश है। गुजरात में लोगों का थोड़ा इसलिए रुचि ज़्यादा है क्योंकि गुजरात मोदी जी की होम स्टेट है और गुजरात के ही गुजरात मॉडल को करके पूरे देश में बेचा गया और उसी के बिना पे 2014 का इलेक्शन जीता गया था। और अभी हमारे राष्ट्रपति जी ने भी कहा है कि आप गुजरात का नमक खाते हैं 76% लोग, तो इनडायरेक्टली गुजरात के लोग तो गुजरात का ही नमक खाते हैं। तो वो देखिए अब क्या करते हैं। मैं थोड़ा आपके साथ इस बात की शुरुआत एबीपी सी वोटर, एक जो संस्था है, इन लोग सी वोटर संस्था है, एबीपी न्यूज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक न्यूज़ चैनल है, इन लोगों ने मिलकर एक सर्वे किया। वो सर्वे 2-3 दिन पहले आया है और उस सर्वे के मुताबिक अगर आज, और वो कह रहे हैं कि हम 182 जगह जो टोटल सीट हैं विधानसभा की गुजरात में, उसमें से 36,000 लोगों से इन्होंने बातचीत की है। उनके अनुसार अगर आज वोट पड़े तो बीजेपी की सीट आएंगी 135 से 143, 135 टू 143। कांग्रेस की वो कह रहे हैं आएंगी सीट 36 टू 44 और आम आदमी पार्टी की 0 टू 2, 0 से 2 और अन्य को वो बोल रहे हैं 3, अदर्स जिसको है। वोट परसेंटेज में वो बीजेपी की बढ़त बता रहे हैं 47% वोट, कांग्रेस 32%, आम आदमी पार्टी 17% और अदर्स फिर से 4%। ये फिगर मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि यहां से आपको थोड़ा गुजरात का ओवरऑल चीज देखने में समझने में आ जाएगी। देखिए, एक चीज पहले तो ये समझ लें कि एबीपीसी वोटर या जो भी है, ये जो भी लाता है अपना कि हमने इतने लोगों से किया, ये जिस पार्टी को सूट करता है वो कहता है कि बहुत अच्छा सर्वे है और सर्वे ही सब कुछ बिल्कुल ठीक है, और जिस पार्टी के अगेंस्ट होता है वो कहता है बिल्कुल बकवास है, ये किसी काम लायक नहीं है, बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है। ये जनरल है। लेकिन दो चीजें समझ लेनी चाहिए। पहली चीज, अभी कैंडिडेट तक डिसाइड नहीं हुए, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, क्या होगा। और अभी से, क्योंकि देखिए ये ठीक है, बीजेपी पार्टी का एक अपना पुल है, कांग्रेस का पुल है नहीं है, आम आदमी पार्टी का पुल है, लेकिन कैंडिडेट भी माने रखता है। ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन बिना कैंडिडेट के इस तरह का इन्होंने एक सर्वे किया। तो अभी कैंडिडेट जब डिसाइड होंगे, कौन किधर आएगा कौन किधर जाएगा, कौन किसको तोड़ेगा कौन किसको सैबोटेज करेगा, ये सब चीज़ें जब होंगी तो शायद स्थिति ज़्यादा स्पष्ट होगी। दूसरा, एक चीज़ और समझ लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, मतलब प्रिंट भी है, सारे मीडिया पे है, उसका इट इज़ अ बिजनेस ऑल्सो। वो एक बिजनेस मॉडल है जिसमें प्रॉफिट कमाना भी एक काम है। अब वो प्रॉफिट डायरेक्टली आते हैं इनडायरेक्टली आते हैं वो अलग बात है। वो प्रॉफिट कोई अपनी राज्यसभा की मेंबरी को ठीक करके करता है, कोई अपना ठेका पट्टा ठीक करता है, लेकिन प्रॉफिट तो है ही। इट्स अ बिजनेस थिंग। तो इसलिए ये सर्वे क्यों होते हैं और क्या होते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, कंटेंट देना है, दिन भर आपको चलाना है, क्या चलाइएगा। अब ये थोड़ा मिर्च मसाला मिल जाता है। अब इसी को लेके एबीपीसी वोटर का सर्वे था, बाकी सारे चैनल वाले इसी पे चर्चा कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहां से इसको शुरू किया। अब कुछ आंकड़ों की बात ये है कि आपको एक जनरल परसेप्शन है, क्योंकि अभी अमित शाह साहब ने भी कहा था कि भाई गुजरात में इतने साल कांग्रेस का शासन रहा, इसलिए कुछ नहीं डेवलपमेंट हो पाया, इत्यादि इत्यादि। लेकिन मैं कुछ आपको तथ्यों से परिचित करा दूं। कांग्रेस की सरकार बनी थी 1985 में। कांग्रेस 1985 में आखिरी बार सत्ता में आई थी, माधव सिंह सोलंकी उसके चीफ मिनिस्टर बने थे। दैट वाज 1985। 1990 के इलेक्शन में जनता दल और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई थी। जनता दल की 70 सीट्स आई थी, 70, बीजेपी की 67 सीट्स आई थी। चूंकि जनता दल की सीटें ज्यादा थी तो चीफ मिनिस्टर चिमन भाई पटेल जनता दल के कोटे से बने थे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बीजेपी के कोटे से केशु भाई पटेल बने थे। तो ये टेक्निकली 1990 से ही बीजेपी वहां सत्ता में है, पहली बार किसी के साथ। उसके बाद 1995 से वो अकेले ही सत्ता में है, उसने किसी के साथ शेयर नहीं किया है। मतलब फिर उसकी इतनी सीटें आ रही थी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आ रही है। तो अगर टेक्निकली देखिए तो आज 32 साल हो चुके हैं बीजेपी को वहां पे राज करते हुए, और केवल बीजेपी की अगर अपनी बात कर लें कि केवल बीजेपी का राज है तो उसको भी 27 साल हो चुके हैं। तो इट्स अ लॉन्ग वो। अब आज की तारीख में कोई ये कहे कि नहीं इसका इस वजह से ये विकास नहीं हो पाया या तरक्की नहीं हो पाई गुजरात की, वो थोड़ी अजीब सी बात लगेगी। अच्छा, 1995 में केशु भाई बने, फिर 1998 में केशु भाई बने, उसके बाद 2001 में मोदी जी ने सत्ता संभाली और मोदी जी वहां 2014 तक रहे। तो
मतलब करीब करीब 14 साल का उनका भी रन रहा एज चीफ मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर उससे ज़्यादा समय तक वहाँ थे। अब 14 साल में उन्होंने बिहार गुजरात को कहाँ पहुँचाया, क्या हुआ, ये इस पे मैंने कई वीडियो कर चुके हैं, आप भी इसको जानते हैं ठीक से कि कितना अच्छा कितना बुरा हुआ। अब जरा कांग्रेस की बात कर ली जाए। ये तो मैंने बीजेपी का बताया। कांग्रेस, क्योंकि मैं इधर की बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस के अभी क्या प्रोस्पेक्ट्स क्या है, क्योंकि सारी बातें इसी को ले देके हैं। 1998 में कांग्रेस की 53 सीट थी, 2002 में कांग्रेस की 51 सीट थी, 53 से 51 हुए। मैं इधर ही का ले रहा हूं पिछले 20 साल का। 2002 में 51, 2007 में 59, 2012 में 61, 2017 में 77। तो पिछले 4 इलेक्शन में कांग्रेस की सीटें हर इलेक्शन में बढ़ती जा रही, भले ही कभी 6 बढ़ी, कभी 2 बढ़ी, कभी, लेकिन बढ़ रही हैं। हालांकि 2012 से और 2017 के बीच में 16 सीटें बढ़ी हैं। अब ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं लोगों का बीजेपी की जो भी सरकार चला रही है, अगर उससे थोड़ा मन नहीं उब रहा होता तो ये सीटें बढ़ती नहीं। एक चीज और यह है कि 2017 में कांग्रेस का वोट शेयर 41% था, इसको भी याद रखना होगा। एक चीज और याद रखना होगा, फिर मैं थोड़ा आम आदमी पार्टी पे भी आऊंगा, कि 33 टोटल जिले हैं। मैंने उसका पिछला वाला उसी पे किया था शो, आप उसको फिर से देख लीजिएगा, लेकिन जल्दी से एक क्विक रेफरेंस। 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें 16 जिलों में कांग्रेस नंबर 1 रही थी पिछले इलेक्शन में, बीजेपी 11 जिले में नंबर 1 थी। 7 जिलों में बीजेपी का अकाउंट नहीं खुला था, उसका कोई एमएलए नहीं जीत पाया था। 3 जिलों में जहां पे कांग्रेस का अकाउंट नहीं खुला था, वहां एक एनसीपी था एक जगह, और 2 जगह इंडिपेंडेंट थे। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अहमदाबाद की 21 बीजेपी अहमदाबाद की 21 सीटों में 15 सीट, वडोदरा की 10 में 8 और सूरत की 16 में 15 सीट। इन 3 डिस्ट्रिक्ट में अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत की कुल सीटें 47, यहां पे बीजेपी 38 सीट जीती थी। बेसिकली अर्बन वोटर ने के साथ को वोट ज्यादा दिया था। अब बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी जब यहां आ रहा है तो एक जनरल परसेप्शन ये बनाया जा रहा है कि नहीं, आम आदमी पार्टी आके कांग्रेस के ही सारे वोटरों को नुकसान करेगा और वो बीजेपी को बिल्कुल डैमेज नहीं करेगा। जो मेरी समझ है, 2 चीजें। एक तो यह है कि बेसिकली जो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस बात को, लेकिन बहुत जल्दी में, जो अर्बन सेंट्रिक आम आदमी पार्टी ज्यादा होती है, और इसलिए उम्मीद है कि अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत में बीजेपी का उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा। सूरत की म्युनिसिपल इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, नंबर 1। नंबर 2, एक चीज और समझने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी की अभी तक 2 सक्सेस स्टोरी हैं, एक दिल्ली और एक पंजाब। दिल्ली में उसने रूलिंग पार्टी कांग्रेस को रिप्लेस किया था, उसका यह नहीं हुआ था कि वो किसी, और पंजाब में भी उसने रूलिंग पार्टी कांग्रेस को हराया था। तो ये कहना कि वो गुजरात जब जा रहे हैं तो वहां जाने से वो केवल कांग्रेस का नुकसान करेंगे और वो बीजेपी का फायदा करेंगे और बीजेपी उनको प्रमोट कर रही है, ऐसा नहीं है। क्योंकि चुनाव में कोई किसी को प्रमोट करता है, एंड ऑफ द डे वो कैसे चुनाव अपने हिसाब से चलता है। मैं अभी भी इस बात का वो हूं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी का ज्यादा नुकसान करेगी बनस्पत कांग्रेस के। अब उसके गणित क्या बनते हैं, उसको इन टर्म्स ऑफ सीटें क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। अब एक तीसरी बात आपसे कर लें कि एक बीजेपी ने एक नया फॉर्मूला पकड़ा है। अब वो ये है कि इलेक्शन से थोड़े दिन पहले वो अपने चीफ मिनिस्टर बदलती है। उसको ये लगता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है, वो जो पुराना चीफ मिनिस्टर जाता है तो लोग उसके साथ भूल भी जाते हैं। यूपी वॉज एन एक्सेप्शन। तो उत्तराखंड में उसने ये एक्सपेरिमेंट किया। उत्तराखंड में उसने इनफैक्ट उत्तराखंड में तो उसने 6-8 महीने में 3 चीफ मिनिस्टर बदल डाले। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, फिर उनको हटा के तीरथ सिंह रावत को किया, फिर उनको उठा के पुष्कर धामी साहब को किया। और पुष्कर धामी साहब फिर जो रेगुलर इलेक्शन हुआ अभी 2022 में, उसमें धामी साहब हार गए थे। बाई इलेक्शन में जीते लेकिन रेगुलर इलेक्शन में हार गए थे। चीफ मिनिस्टर उनको बनाए रखे वो अलग बात है। फिर कर्नाटक की बात कर लीजिए। कर्नाटक में येदियुरप्पा साहब को उनको हटाना पड़ा, लोगों का प्रेशर था एमएलएस का, और फिर उनको बोम्मई साहब को बनाना पड़ा। लेकिन येदियुरप्पा साहब को हटाने के बाद उनको एक एडवांस एज में उनको भी उनकी जो सर्वोच्च कमेटी पीएसी या पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी या जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी, जो उनकी सर्वोच्च कमेटी है जिसमें 8-9 सदस्य होते हैं, उसमें येदियुरप्पा जी को लाया गया। और उसमें से 2 लोग इंपॉर्टेंट हैं, एक गडकरी साहब और दूसरे शिवराज सिंह चौहान साहब को उससे बाहर का रास्ता दिखाया गया। तो ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि ये सारी चीजें वो चल रहा है। अब इस बीच गुजरात में भी 2021 सितंबर में चीफ मिनिस्टर बदले गए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि विजय रूपानी साहब जो 2016 में मिड टर्म मतलब बीच में उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया था और फिर पूरा टर्म किए बिना इस बार भी उनको बीच से ही उनसे के हाथ से सत्ता ले ली गई।
उन्होंने अभी हाल में, अभी शायद 1 महीना पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सितंबर 21 में उनसे रात में कहा गया कि तुम इस्तीफा दे दो, अब दूसरे को चीफ मिनिस्टर बनाना है। और उन्होंने ये कहा है अपने उस इंटरव्यू में कि कारण नहीं बताया गया, ही वॉज नॉट टोल्ड कि क्यों हटाया जा रहा है। तो बीजेपी तो ऐसे ही चलती है, क्योंकि ऐसा भी है कि अगर कोई कारण पूछने लगे तो उसको डर ये रहता है कहीं मालूम नहीं मुझे और पार्टी आर्टिस्ट न निकाल दें, तो वहां कारण पूछने का भी आप मुंह भी नहीं खोल सकते हैं कि आपको क्यों हटाया जा रहा है। तो उन्होंने कारण भी नहीं पूछा। हालांकि अभी उनको, वो बहुत खुश हैं कि उनको पंजाब का इंचार्ज बना के भेजा गया। पंजाब में आम आदमी पार्टी और उसके बाद कांग्रेस और उसके बाद अकाली दल के बाद वहां कितने बड़े प्रोस्पेक्ट्स हैं बीजेपी के, जहां का उनको इंचार्ज बनाया गया है। और जब गुजरात में किया तो उसमें अमित शाह साहब ने एक नए तरह के एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पूरी कैबिनेट को बदला। 22 मंत्री थे, उन्होंने पूरे 22 को ड्रॉप किया और फिर 24 लोगों को की नई कैबिनेट बनाई, जिसमें से 22 पहली बार मंत्री बन रहे थे। 2 लोग पहले प्रीवियस कैबिनेट पहले एक्सपीरियंस रहा था, लेकिन नए 24 लोग फिर से बने। अब एक चीज ये थी कि पुराने मंत्रियों को आपने क्यों बदला? क्या वो निकम्मे थे या उनकी कुछ शिकायत थी या उनका जो भी काम नहीं करते थे? लेकिन ये भी एक देखने वाली बात होगी, ये इलेक्शन है। आप हो सकता है आज आप ताकत में हो, आपके सामने कोई नहीं बोल रहा है। ये साफ साफ दिखता है जब जिस तरह से गडकरी साहब का, जिस तरह से राजनाथ, ये बॉडी लैंग्वेज से, बहुत से इनडायरेक्टली जो बयान आते हैं उससे ये साफ पता लगता है कि क्या है। लेकिन वो जो 22 लोग ड्रॉप किए गए हैं वो क्या करेंगे? क्या वो बहुत खुश होंगे? उनको बहुत अच्छा लगा कि वो ड्रॉप किए गए, क्योंकि उनकी कंस्टिट्यूएंसी है, उनके एक वोटर हैं, उनको भी जवाब देना होता है। तो क्या वो आंख बंद करके वोटर फिर इनको वोट दे देंगे? ये बात सोचने वाली होगी। आज जो गुजरात की स्थिति वो मैं फिर से आपको क्लियर कर दूं। बीच में गुजरात में फिर बीजेपी ने तोड़फोड़ की, कांग्रेस के एमएलए टूट के हिस्सों में इनके यहाँ आए, और एज ऑन डेट जो स्थिति है उसमें 182 में 4 सीटें खाली हैं। 178 की इफेक्टिव विधानसभा है, जिसमें से 111 बीजेपी के एमएलएज हैं, 64 कांग्रेस के रह गए हैं। 64 जब मैं बोल रहा हूं तो 63 इलेक्टेड और प्लस जिग्नेश मेवानी जो टेक्निकली इंडिपेंडेंट जीते थे, लेकिन अब वो कांग्रेस के साथ उन्होंने अपने को कर लिया है। एनसीपी का 1 और एक ट्राइबल पार्टी है जो उसके 2, पिता पुत्र की जोड़ी है वहां पे। अब देखना यह है कि ये बात मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि अच्छा, ये प्रूव भी हो गया था अभी कि जब मुर्मू जी का राष्ट्रपति का इलेक्शन था तो ऐसा माना जा रहा है उनको 121 वोट मिले, यशवंत सिन्हा साहब को 57 वोट मिले, और ये क्रॉस वोटिंग हुई। एनसीपी वाले ने खुलेआम कहा कि मैंने तो मुर्मू जी को वोट दिया है। जो ट्राइबल पार्टी के लोग थे उन्होंने कुछ नहीं बोला है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है उन लोगों ने भी मुर्मू जी को वोट दिया, क्योंकि वो ट्राइबल पार्टी के तो खुद ही थे, और 7 कांग्रेस के लोगों ने क्रॉस वोटिंग की। अब उस 7 में कितने लोगों ने ट्राइबल की वजह से की, कितने लोगों ने दुखी होकर की, कितने लोग कांग्रेस से दुखी थे, ये अभी देखने वाली बात होगी। मतलब 77 से देवर 77 जब 2017 का इलेक्शन हुआ था, अब वो 57 कांग्रेस रह गई है। कुछ चीजें जरा वहां की समझ लीजिए, ग्राउंड रियलिटी। जैसे उन्होंने अभी एक, आपको याद होगा, हार्दिक पटेल को चलेगा बीजेपी ज्वाइन कर ली, उनको कुछ काम नहीं दिया जा रहा है। हार्दिक पटेल का ऐसा कहते हैं वहां के लोग ज्वाइन इसलिए करना पड़ा क्योंकि उनके ऊपर बहुत केसेस थे और उनको ये डर था कि वो केसेस खोल के उनको फिर से जेल में डाल दिया जाएगा, तो इसलिए मजबूरी में उनको बीजेपी में जाना पड़ा। बीजेपी ने उनसे अभी ना कोई काम ले रहा है ना कोई पद ले रहा है, वो ज्वाइन बस करा के उनको, जैसे कहते हैं ना, ज्वाइन करा के उनको लाइन, उनको बिठा दिया गया, बस बैठे रहो। दूसरा एक बड़ा नाम 2017 के इलेक्शन में अल्पेश ठाकुर का था। अल्पेश ठाकुर हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी की तिकड़ी थी, जिसको कहा जाता है कि इन्होंने बहुत मेहनत करके कांग्रेस को 77 सीटें दिलवाई। अल्पेश ठाकुर ने भी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की थी, लेकिन वो बाई इलेक्शन में हार गए थे 2019 में। अब अल्पेश ठाकुर क्या रिहेबिलिटेट हुए? अगर इतने काबिल, इतने अच्छे थे, वो रिहेबिलिटेट हुए। मेरी जितनी जानकारी है उसके हिसाब से उनको भी ऐसे ही है, रिहेबिलिटेट नहीं हुए। अब ये सारे गणित को देखने वाली बात ये होगी, 2 चीज फैक्टर हैं कि आम आदमी पार्टी किसका वोट का नुकसान इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज करती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो मेरी समझ है वो वहां पे ज़्यादा प्रभावशाली है, और खास करके उन 3 जिलों में जहां से 47 सीट्स आ रही हैं जो बीजेपी के गढ़ हैं। तो मैं अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि वो बीजेपी का नुकसान ज़्यादा करेगी बनिस्बत कांग्रेस के। अब लेकिन सी वोटर अपना कुछ कर रहा है, ये वोटर का फिर से कुछ निकलेगा। आगे आने वाले समय में देखने वाली बात ये होगी कि कहीं हंग असेंबली तो नहीं होती। हालांकि अभी तो कहा जा रहा है कि 130, 135, 140 सीट बीजेपी के लोग बोल रहे हैं, लेकिन हंग असेंबली की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।